जब भी किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी पड़ती है। इस एक्सटर्नल फोर्स को जब हम लगाते हैं तो फिर स्प्रिंग का मटेरियल क्योंकि इलास्टिक है इसलिए वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो जिस फोर्स की वजह से ये जो स्प्रिंग का मटेरियल है वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है उसको हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसको हम स्प्रिंग फोर्स भी बोलते हैं और इसका मैग्नीट्यूड माइनस के एक्स के बराबर होता है। रेस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले का डेरिवेशन हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहां पर जाकर आप उसको दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। तो सपोज यहां हमारे पास में एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को ओ पॉइंट पर फिक्स किया गया है। इसका जो दूसरा एंड है उस पर एक ब्लॉक है जो ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्लॉक पर एक फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एफ के बराबर है। ये फोर्स राइट साइड पर लग रही है और इस फोर्स की वजह से जो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के बराबर हो रहा है। तो क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है इसलिए जो स्प्रिंग होगी स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के बराबर होगा। और हम पहले देख चुके हैं कि इस एक्सटर्नल फोर्स एफ की वजह से जो स्प्रिंग का मटेरियल है वो एफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं या स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो एफएस का जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट होगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो एफ का है और जो एफएस का मैग्नीट्यूड है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस ब्लॉक को जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग स्लोली ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जा रहा है। तो चूंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है इसलिए इस पर जो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो दोनों फोर्सेस यहां पर एक्ट कर रही हैं यानी कैपिटल एफ की एक्सटर्नल फोर्स और एफएस जो है वो स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी। इसलिए एफ का मैग्नीट्यूड और एफएस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहां पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग है जो या तो स्ट्रेचिंग की वजह से हो सकता है या कंप्रेशन की वजह से हो सकता है। एफएस जो है वो स्प्रिंग फोर्स है जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कह रहे हैं क्योंकि वो स्प्रिंग को वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रेस्टोर करने की कोशिश कर रही है। और फाइनली एफ जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि Fs इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होता है जहां पर k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और x जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी x वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेफरेंस में होता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग अनस्ट्रेस्ड पोजीशन भी कह सकते हैं यानी जब ये स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड पोजीशन में थी ए पॉइंट पर जहां बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग इसमें नहीं हुई थी तो उसके रेफरेंस में हम लोग सारे जो मैग्नीट्यूड्स हैं डिस्प्लेसमेंट के वो ले रहे हैं। तो इसलिए जो ये ए पॉइंट है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी यहां पर कह सकते हैं। तो यहां पर लिख दिया गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनस्ट्रेस्ड पोजीशन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा x ये ए पॉइंट के रेफरेंस में या इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेफरेंस में होगा। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कैलकुलेट करनी है तो पहले हम ये समझ लें कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जब हम इस ब्लॉक को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाएंगे एक्सटर्नल फोर्स F लगा करके तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड x के बराबर है और क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए यहां पर वर्क होगा। इससे पहले बताया जा चुका है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्योंकि यहां पर फोर्स F है और इस F की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है तो इस एक्सटर्नल फोर्स F की वजह से जो
वर्क की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमें निकालनी है। तो वर्क इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां पर एफ फोर्स वेक्टर है और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब यहां पर कांस्टेंट फोर्स रहती है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस के एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये फोर्स एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। तो क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इस ब्लॉक का एक बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको हम लोग यहां पर dx से डिनोट कर रहे हैं, dx। dx डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, यानी वो इनफाइनाइटेसिमली बहुत ही स्मॉल है। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो इस वजह से हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ए पॉइंट से लेकर के dx डिस्प्लेसमेंट तक जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कितना वर्क करेगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in displacing the block by small distance या small displacement dx will be equal to, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है इसलिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो फोर्स जो एक्ट कर रही है वो एफ के बराबर है मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू dx के बराबर है। अब यहां पर देखिए ये जो F है ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो वर्क हो रहा है ये इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है, न कि स्प्रिंग फोर्स के द्वारा। ठीक है। अब क्योंकि हमको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मालूम है कि स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहां F की जगह पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू रख दी जाए। एक्सटर्नल फोर्स F का मैग्नीट्यूड तो स्प्रिंग फोर्स Fs के बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पर अगर हमें स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू F की जगह Fs लिख देंगे और यहां पर एक माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय dx। क्यों, क्योंकि Fs यानी कि स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है एक्सटर्नल फोर्स F के। तो यहां हमने एक माइनस साइन यूज कर लिया है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड F का वही होगा जो Fs का होगा। अब यहां पर हम जानते हैं कि Fs विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हम यहां पर इसको रख सकते हैं। तो यहां पर माइनस ऑफ माइनस के एक्स इंटू dx हो जाएगा वर्क डन। और वर्क डन को हम लोग यहां पर dw लिखेंगे और ये वर्क डन बहुत स्मॉल होगा क्योंकि ये केवल वो वर्क है जो एक्सटर्नल फोर्स कर रही है ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dx। तो यहां पर dw की वैल्यू हो जाएगी kx dx। अब अगर हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक, अब डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक भी लिख सकते हैं और स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक क्योंकि स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड है इसलिए जो स्प्रिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा जितना डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का हो रहा है। और स्प्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जहां पर ए जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो टोटल वर्क डन की वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। तो
तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ kx dx। यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है तो उस केस में वर्क की वैल्यू जीरो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, और जब डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा तो उस केस में वर्क की वैल्यू w हो जाएगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं w विल बी इक्वल टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx। इसकी वैल्यू k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू 0 से लेकर के x के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 या हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाती है। इसको हम यहां लिख देते हैं, वर्क डन इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि ए पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन ए से लेकर के बी पोजीशन तक ले जाने में जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो अब जब हम इस ब्लॉक को बी पॉइंट तक ले आएंगे तो उस केस में जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच कंडीशन में होगी। तो अगर हम बी पॉइंट से इसको रिलीज करेंगे या छोड़ेंगे तो उस केस में ये स्प्रिंग जो है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से उसका मोशन इस तरफ होने लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक इस स्प्रिंग को ले जाने में जो वर्क किया गया है वो वर्क इस स्प्रिंग के मटेरियल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कहते हैं। तो इस वर्क को हम लोग लिख सकते हैं U के बराबर लिख सकते हैं, वेयर U इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और U का मैग्नीट्यूड भी उतना ही हो जाएगा जितना कि वर्क है जो A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक ले जाने में किया गया। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। यहां से हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो है वो x के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग के बीच में एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व का नेचर कैसा हो जाएगा। यहां पर हमने सपोज x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को शो किया है और y एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसका नेचर जो है कर्व का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि एक पैराबोलिक कर्व है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कर्व होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो देखिए जब x की वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस, तो अगर x सपोज ये ओरिजिन है तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी इस द स्प्रिंग जो है वो इस तरह से इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करती है। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है इस कर्व के अलोंग, वैसे वैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो वर्टिकल एक्सिस पे शो की गई है या y एक्सिस पे शो की गई है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है यानी कि कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, तो उस केस में भी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू देखिए लगातार इंक्रीज करती चली जा रही है। यानी चाहे स्ट्रेचिंग हो रही है स्प्रिंग के मटेरियल की और चाहे कंप्रेशन हो रहा है, दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लगातार इंक्रीज करती चली जा रही है। यहां पर भी देखिए, यहां पर इस कर्व के अलोंग देख सकते हैं हम लोग कि जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती चली जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है, तो x चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे x नेगेटिव में हो, दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती चली जाती है। ये चीज इस कर्व से हमें जो है वो क्लियर हो जाती है।